आज हम बात कर रहे हैं पुनः अनुपात विश्लेषण के बारे में। इससे पहले वाले हमारे लेक्चर में भी हमने अनुपात विश्लेषण के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि चिट्ठे या लाभ हानि खाते में जो समंक दर्शाए जाते हैं वो निरपेक्ष मान होते हैं और निरपेक्ष मान अर्थहीन होते हैं। जब तक कि उनको सार्थक नहीं बनाया जाए तब तक हम उनसे कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं। चिट्ठे और लाभ हानि खाते में दिखाई गई मदों को सार्थक बनाने के लिए हमको उनको रिलेटिव डेटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और उसकी एक तकनीक है अनुपात विश्लेषण। पहले वाले लेक्चर में अनुपातों के वर्गीकरण के बारे में बात करी थी। अनुपात को जब उन अनुपातों के उपयोग के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं तो उनमें एक मूलभूत वर्गीकरण है जिसके अंदर अनुपातों को कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यानी वह अनुपात किस उद्देश्य को पूरा करता है उसके आधार पर उद्देश्य परक वर्गीकरण हम करते हैं। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण हम कई क्लासेस में कर रहे हैं। लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, विनियोगकर्ता अनुपात और अन्य अनुपात के बारे में। लाभदायकता अनुपात के बारे में चर्चा हम अपने पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने विक्रय पर आधारित लाभदायकता और विनियोग पर आधारित लाभदायकता के बारे में समझा था। विक्रय पर आधारित लाभदायकता के अंदर सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध परिचालन अनुपात, परिचालन अनुपात और व्यय अनुपात के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी तरीके से विनियोग पर आधारित अनुपात निकालने के लिए हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी को समझा था। आज हमारा मुख्य फोकस क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात में हम अनेक प्रकार के अनुपात के बारे में बात करते हैं। कार्यशील पूंजी अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात और अन्य आवर्त अनुपात के बारे में। वस्तुतः क्रियाशीलता अनुपात एक व्यवसाय की कार्य कुशलता का विक्रय के रेफरेंस में मापन को करने को कहते हैं। इन अनुपातों के माध्यम से यह देखा जाता है कि व्यवसाय के विभिन्न संसाधनों का विक्रय निष्पादन एवं उसके अनुसार आय सृजन में समुचित प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं, क्योंकि इन अनुपातों की गणना विक्रय या विक्रय की लागत पर क्या की जाती है। इन अनुपातों को आवर्त अनुपात यानी टर्नओवर रेशियो या विक्रय अनुपात निष्पादन के अनुसार भी जाना जाता है। इसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी विनियोजित पूंजी अथवा संसाधन एक लेखांकन अवधि में कितनी बार बिक्री में परिवर्तित करते हैं। प्रमुख क्रियाशीलता अनुपात जो है वो इस प्रकार है। पहला विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात के माध्यम से विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड अथवा विक्रय के मध्य अनुपात को व्यक्त किया जाता है। यानी दो वैल्यूज है, सेल्स और विनियोजित पूंजी। यह अनुपात इस बात को बताता है कि संस्था में विनियोजित पूंजी कितनी बार आवर्त हुई है, यानी कितनी बार टर्न हुई है। इस अनुपात की गणना इस सूत्र से की जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस संदर्भ में विनियोजित पूंजी का आशय
स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से होता है। कभी कभी इस अनुपात की गणना करने के लिए विनियोजित पूंजी के स्थान पर कुल प्रदत्त अंश पूंजी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का भी प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही विनियोजित पूंजी की कार्य कुशलता सुदृढ़ मानी जाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस अनुपात का अधिक होना व्यवसाय की अच्छी स्थिति का द्योतक होता है। दूसरी बात कर रहे हैं हम स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात के माध्यम से स्थायी संपत्तियों की विक्रय निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुपात की गणना की जाती है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, या फिक्स्ड एसेट्स का अभिप्राय नेट फिक्स्ड एसेट्स से है, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है स्थायी संपत्तियों की कार्य कुशलता को बेहतर माना जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि जो हमने पैसा विनियोजित स्थायी संपत्तियों में किया है उन स्थायी संपत्तियों का हम अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं और इस कारण से सेल्स का हमारा जो टर्न है वो अधिकतम आ रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यह अनुपात इस बात का मूल्यांकन करता है कि संस्था की कार्यशील पूंजी का विक्रय एवं आय सृजन से किस दक्षता के साथ प्रयोग किया गया है, यानी वर्किंग कैपिटल जो है संस्था की उसका सेल्स और इनकम अर्निंग के अंदर कितना उपयोग हुआ है। इस अनुपात की गणना इस सूत्र से की जा सकती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल के स्थान पर कभी हम एवरेज वर्किंग कैपिटल का यूज भी कर सकते हैं। एवरेज वर्किंग कैपिटल का अभिप्राय ओपनिंग वर्किंग कैपिटल और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल के एवरेज से होता है। देनदार आवर्त अनुपात या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात देनदारों की वसूली कुशलता का गुणात्मक विश्लेषण करने में सहायक होता है, यानी हम अपने देनदारों से कितनी वसूली कर पाते हैं। इस अनुपात की गणना इस सूत्र से की जाती है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का अभिप्राय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल से है। अगर हमको शुद्ध उधार बिक्री ज्ञात न हो तो इसके स्थान पर कुल विक्रय का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में सूत्र होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। औसत संग्रह अवधि, अगली चर्चा हम कर रहे हैं औसत संग्रह अवधि या एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस अवधि की गणना संस्था की संग्रह नीति, यानी जो हम वसूली कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं,
अमाउंट का संग्रह नीति की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह अवधि देनदारों की औसत आयु, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स, यानी देनदारों की वेलोसिटी का मापन करती है। इस अवधि के द्वारा औसत रूप में कितने समय बाद उधार बिक्री वसूल हो रही है, इस बात का पता लगता है। औसत संग्रहण अवधि कंपनी के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों एवं शर्तों के साथ तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करके ऋण संग्रह की दक्षता का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। यह अवधि संस्था की नीतियों के अंतर्गत उल्लेखित उधार अवधि और इसमें इस अवधि के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह इस बात का प्रतीक होगा कि कंपनी देनदारों के संग्रहण प्रबंधन में अकुशल है। वसूली अवधि यदि बहुत अधिक होगी तो इससे डूबत ऋणों की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स। यहाँ एवरेज क्रेडिट सेल्स का अभिप्राय डेली, मंथली या वीकली हो सकता है, जिसको निकालने के लिए नेट क्रेडिट सेल्स को रेस्पेक्टिवली 365 डेज और 12 मंथ्स और 52 वीक से डिवाइड किया जाएगा। यदि उधार विक्रय के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो तो कुल विक्रय को आधार माना जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद आवर्त अनुपात के बारे में। स्कंद आधुनिक व्यवसाय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गोदाम में पड़े हुए स्कंद को ग्रेवयार्ड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि स्कंद में फंसी हुई पूंजी व्यवसाय की लाभदायकता को अत्यंत प्रतिकूल या एडवर्स ढंग से प्रभावित करती है। धीमी गति से चलने वाली सामग्री प्रबंध की अकुशलता का प्रतीक मानी जाती है। स्कंद की क्रियाशीलता को मापने के लिए स्कंद आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। यह अनुपात गणना सामग्री एवं निर्मित माल के लिए पृथक या संयुक्त रूप से भी निकाला जा सकता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, क्रियाशीलता का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। इसको हम दो प्रकार से समझ रहे हैं। पहला है सामग्री आवर्त अनुपात या मटेरियल टर्नओवर रेशो। सामग्री अनुपात आवर्त अनुपात इस बात को व्यक्त करता है कि अमुक सामग्री में लेखांकन अवधि में कितनी बार प्रवाह चक्र पूरा किया है। सामग्री अनुपात को हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू मटेरियल यूज्ड इन अ पीरियड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को 2 से डिवाइड करके एवरेज स्टॉक निकल जाता है। इस अनुपात को अगर दिनों में व्यक्त करना हो तो हम 365 डेज को मटेरियल टर्नओवर रेशो से डिवाइड करके हम इसको दैनिक सामग्री अनुपात को निकाल सकते हैं। निर्मित स्कंद आवर्त अनुपात। निर्मित स्कंद आवर्त अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक। एक निर्माणी संस्था के लिए इस सूत्र की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्कंद आवर्त अनुपात का कार्यशील पूंजी प्रबंध के क्षेत्र में विशिष्ट महत्व है। यह अनुपात जितना अधिक होगा इससे ये व्यक्त होगा कि स्कंद व्यवसाय में पर्याप्त गति से चलायमान है और सामग्री प्रबंध कुशल है। स्कंद का क्रय
कम मात्राओं में किया जा सकता है, जो कुछ अवस्थाओं में हानिकारक हो सकता है, जबकि स्कंद की कमी से उत्पादन में रुकावट का भय हो। और इस अनुपात का कम होना इस बात को दिखाता है कि स्कंद धीमी गति से चल रहा है और अनावश्यक रूप से स्कंद का संचय हो रहा है। चिट्ठे में प्रदर्शन हेतु स्कंद का अधिमूल्यन हो रहा है, ओवर वैल्यूएशन, और विक्रय में प्रभावपूर्ण रुकावटें विद्यमान है। लेनदार आवर्त अनुपात या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। लेनदार आवर्त अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इस अनुपात से संबंधित औसत क्रेडिट पीरियड की गणना करना अधिक उपयोगी होता है, जिसकी गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, एवरेज क्रेडिट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट्स पेबल अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे, या क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर अपॉन 365 और 12 मंथ्स और 52 वीक्स, जैसा हम इसकी गणना करना चाहें। लाभदायकता अनुपात, जिनकी हम चर्चा पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, और क्रियाशीलता अनुपात, जिसके बारे में अभी हमने समझा है, इन दोनों के अंदर क्या संबंध है, इसको हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। एक संस्था की क्रियाशीलता उस व्यवसाय की लाभदायकता को बताती है, और एक कंपनी की लाभार्जन क्षमता प्राय विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय के संदर्भ में मापी जाती है। इसको इस चार्ट के द्वारा अगर हम देखें तो प्राइमरी रेशो और सेकेंडरी रेशो दो तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी रेशो में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जिससे फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों निकाल सकते हैं, और जिसको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के संदर्भ में हम देख सकते हैं। सेल्स को डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा सेकेंडरी रेशियोज को बता रहा है, जो सेल्स, नेट ब्लॉक या करंट एसेट्स दोनों के माध्यम में देख सकते हैं, जिसको अगेन हम मटेरियल कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और रिसीवेबल के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसलिए विक्रय पर लाभ और पूंजी आवर्त अनुपात दोनों ही रिलेटेड है। प्राथमिक अनुपात विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात और पूंजी आवर्त अनुपात के गुणनफल के बराबर होते हैं। इस प्रकार दोनों अनुपातों के अंदर घनिष्ठ संबंध है।